हेलो। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है फील्ड व्यू के संदर्भ में। और आज हम जानेंगे फील्ड व्यू अबाउट इंडियन सोसाइटी। और इसमें विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वो है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के विचारों पर। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 ईस्वी में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स किया था। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। इसके बाद डॉक्टर श्रीनिवास उच्च शिक्षा के लिए मुंबई विश्वविद्यालय चले गए तथा वहीं पर उन्होंने 1938 ईस्वी में मैरिज एंड फैमिली एमंग द कन्नड़ कास्ट इन मैसूर स्टेट विषय पर शोध निबंध लिखकर एमए समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। बाद में यह शोध प्रबंध 1944 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गया। 1944 में इन्हें प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर थीसिस लिखने के आधार पर पीएचडी की उपाधि दी गई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनको जो पीएचडी की उपाधि मिली है वो किस अध्ययन पर मिली है। तो आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर जो अध्ययन किया है उस पर इनको पीएचडी की उपाधि मिली है। इसके पश्चात वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक मानवशास्त्र में उच्च अध्ययन करने के लिए चले गए तथा वहाँ इन्होंने सुप्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, बहुत ही फेमस ये मानवशास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन, तथा E.E. इवांस प्रिचार्ड, इन दोनों मानवशास्त्रियों के विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए। जिन आंकड़ों को आधार मानकर इन्होंने बम्बई में पीएचडी के लिए थीसिस लिखी थी, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीफिल के लिए इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, फिर से देखिए मैंने क्या बोला है, डीफिल के लिए इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर थीसिस लिखी, जो कि 1952 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इसी पुस्तक में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक टर्म दिया, उस टर्म का नाम था संस्कृतिकरण, अर्थात संस्कृताइजेशन। और ये संस्कृतिकरण शब्द जो है पहली बार इस पुस्तक में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 100% आने वाला क्वेश्चन है। 100% क्या मतलब महत्वपूर्ण बहुत है, और इसलिए ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि संस्कृतिकरण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और किस पुस्तक में किया। तो बच्चों, मैंने आपको बताया संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने किया, और पुस्तक का नाम क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें किया। तो ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक तो इस टर्म का प्रयोग कब किया, किस में किया, और कब किया, और किसने किया। ठीक है, किस में किया, किसने किया और कब किया। तो देखिए, किस में किया
तो वो आंसर है आपका रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें किया है। ठीक है, कब किया? 1952 में किया है। और किसने किया है? डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया। 1948 में रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या 1523 थी। समझ आ रहा है? कहाँ का गांव है? मैसूर का। नाम क्या है? रामपुरा। कितनी जनसंख्या है? 1523। गांव में 19 हिंदू जातियां तथा मुसलमान निवास करते थे। 19 जातियां हिंदुओं की थी और बाकी मुसलमान थे। अधिकांश जातियां अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय में ही संलग्न थी। जो जाति व्यवसाय था उसी को कर रही थी। इन जातियों में सुस्पष्ट सोपान क्रम अथवा ऊंच नीच पाई जाती थी। प्रत्येक जाति अंतर्विवाहित है, यानी जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते थे तथा भोजन एवं सामाजिक सहवास पर लगे प्रतिबंधों का पालन करती थी। यानी जिसको जो खाना है, जो नियम था, उसी के अनुसार भोजन करते थे, उन्हीं के अनुसार लोगों से संबंध रखते थे। रामपुरा में पुरुषों की तुलना में नारियां छुआछूत में अधिक विश्वास करती थीं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास। अब देखिए, गांव की जनसंख्या का आधा भाग कृषि पर आधारित था। कृषक या तो स्वयं मालिक या साझेदार थे अथवा श्रमिक एवं नौकर के रूप में कार्य करते थे। ओकालिक जाति के सदस्य ही गांव के सबसे भूस्वामी थे। पहले ब्राह्मण भी भूस्वामी थे, परंतु उन्होंने अपनी जमीन बेचकर नगरों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया था। गांव के केवल 4 स्नातकों में से 3 नौकरी करते थे तथा 1 वकालत करता था। परंपरागत रूप से ब्राह्मण तथा लिंगायत पुजारी जातियां थीं, परंतु प्रत्येक ब्राह्मण एवं लिंगायत पुजारी का काम नहीं करते थे क्योंकि वे कृषि एवं अन्य कार्यों में संलग्न थे। रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था तथा कुम्हार, धोबी, नाई कृषकों की सेवा करते थे और बदले में फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता था। ये जजमानी व्यवस्था कही जाती है। इनके अतिरिक्त तेली, टोडी, मछुए, गडरिये आदि 9 जातियाँ भी कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं दिया करती थीं। इनके संबंध में केवल रामपुरा तक ही सीमित न होकर अन्य गांव तक भी फैले हुए थे। आधे अछूत परिवार कृषि कार्य करते थे। विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय में भी पद सोपान क्रम पाया जाता था। कसाईयों को सबसे निम्न माना जाता था, जबकि ब्राह्मणों एवं लिंगायतों को उच्च स्थान प्राप्त था। जजमानी व्यवस्था के अतिरिक्त गांव में वस्तु विनिमय प्रथा का भी प्रचलन था। धान के बदले सूखी मछलियाँ, सब्जियाँ और पान के पत्तों का विनिमय किया जाता था। कृषकों एवं अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं नौकर के संबंध विद्यमान थे। यद्यपि जजमान एवं आसामी के संबंध एक प्रकार से समझौते के रूप में होते थे, तथापि दोनों के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती थी। डॉक्टर श्रीनिवास स्वयं इस बारे में सचेत थे कि ग्रामीण संरचना में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता रहा है और जीवन के धार्मिक क्षेत्र भी इन प्रभावों से ओतप्रोत रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, राजनीतिक दृष्टि से ओकालिग प्रभु जाति थी, जिसका गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी। इसी जाति के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। वे ही सभी प्रकार के पारिवारिक झगड़ों, कर्ज संबंधी झगड़ों तथा विवाह संबंधी मतभेदों को दूर करने का कार्य करते थे। इसी गांव के अध्ययन में डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का पता लगाया। और संस्कृतिकरण क्या है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि इसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति, सामान्यतः प्रभु जाति, जो उच्च जाति थी वहाँ पर, जो एलीट क्लास था, कास्ट था, उसको अपना आदर्श मानती और उसके रीति रिवाजों को अपनाने लगती। और कई पीढ़ियों तक जब वो अपनाते रहते तो कालांतर में परंपरा से जो स्थान
उच्च जाति को मिला हुआ था उससे ऊंचे स्थान को उस जाति को मिला हुआ था उससे ऊंचे स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करती थी। तो निम्न जातियां संस्कृतिकरण के माध्यम से अपने को समाज में ऊंचे स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करती थी। इसमें देखिए और क्या है इसमें इस प्रक्रिया में ये जो निम्न जातियां थीं ये अपना खान पान चेंज कर लेती थीं। इसमें जैसे मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ये बंद कर देती हैं और इसकी जगह शाकाहारी भोजन अपनाने लगती थी। जैसे ब्राह्मण वगैरह या लिंगायत पुजारी वगैरह जैसा करते थे, जो वहाँ की इलीट कास्ट करती थी, वैसे ही ये लोग मांस भक्षण और मदिरा पान जैसे खाने की परंपरा को त्याग कर शाकाहारी भोजन अपनाने लगती। डॉक्टर श्रीनिवास का रामपुरा का अध्ययन संस्कृतिकरण की अवधारणा के कारण ही बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर पाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्ययन है उनका, जो बहुत फेमस हुआ है। और इसी अध्ययन में उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय पाया है। तो इस तरह से मैंने आज आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, क्या समझाया है, फील्ड व्यू समझाया है और डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास को पूरा समझा दिया है। ठीक है, इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती है, नहीं आई है, तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, है ना। इसके लिए आप चाहें तो मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।